लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ से आता है? अभी हमने जिस तरह मोमेंटम को डिस्कस किया, सो मोमेंटम क्या है कि स्मॉल p इक्वल्स टू एम वी। ये एम वी क्या है कि हमारे पास मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, बॉडी का मैस है और वो वेलोसिटी गेन कर रही है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहा जाता है। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि एक सिस्टम को अब हम कंसीडर कर रहे हैं। अभी तो हम यहाँ पे जस्ट मोमेंटम में एक बॉडी को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे पूरे एक सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं। हम उस सिस्टम पे देखेंगे कि जो मोमेंटम है उसका क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या ज़्यादा हो जाता है कि अगर जो है बॉडीज़ एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं, कोलाइड करने के बाद वो किस तरह का मोमेंटम गेन करती हैं। जब बॉडी, लेट्स सपोज हम दो गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें कि अगर इन्होंने कोलाइड किया, आपस में टकराए हैं, तो क्या इसका मोमेंटम कम हो जाएगा और इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड देन अपनी जो है कंक्लूजन बताएंगे। अदरवाइज अगर हम देखें तो मोमेंटम क्या है? मैस इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ कंजर्व हो चुकी है, अब उस पूरे सिस्टम के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो है ज़ीरो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बतानी भी है कि कोई सिस्टम जिसमें बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं तो उसका ओवरऑल जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, यानी वो ज़ीरो रहेगा। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो किस तरह ले सकते हैं कि अगर हम एक मैस की बात करें और हम कहते हैं कि मैस पे जो है हमने उसको हैंग किया हुआ किसी चीज़ से, और यहाँ पे थ्रेड जो है उसमें क्या होती है? टेंशन, जिसकी वजह से ये मैस जो है वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है। इसके ऊपर डाउनवर्ड में इसका वेट और जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, यानी इसका मैस जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके इसको इक्विलिब्रियम में रखेंगे। तो ये क्या हुआ कि हमने फोर्सेस तो अप्लाई की, बट अगर फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड थी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन थी, उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को ही कैंसिल आउट कर दिया। तो यही चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर हम पूरे एक सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं तो उस सिस्टम में अगर बॉडीज मूव कर रही हैं, उनका मैस है, वो वेलोसिटी गेन कर रही हैं, यानी उनका मोमेंटम मौजूद है, तो आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन उनके मोमेंटम पे किस तरह से इफेक्ट कॉज होगा, ठीक है। और अगर कंजर्व का आ रहा है वर्ड, इट मीन्स के उसके ऊपर कोई इफेक्ट ओवरऑल नहीं होगा, कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। इस चीज़ को अब हम प्रूव करेंगे। सो पहले तो हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये अप्लाई ही हम किस पे कर रहे हैं? आइसोलेटेड बॉडीज़ के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, सॉरी। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आएगा। एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है। इट मीन्स के बॉडी जो भी मूव कर रही है वो उसकी अपनी फोर्स है कि वो किस तरह मूव कर रही है, किस तरह रुक रही है, किस तरह वो आगे बढ़ रही है। एक्सटर्नली उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट कॉज नहीं हो रहा, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एक अगर हम जार में गैस मॉलिक्यूल्स को बंद कर दें और इस तरह एयर टाइट करें कि हमारे पास अब उस जार के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ने हर टाइम मूव करना है, तो वो जितनी भी मूवमेंट करेंगे, कभी आपस में टकराएंगे, कभी इस जार की वॉल से टकराएंगे, तो वो सारा कुछ उसी के अंदर ही कर रहे हैं, उनके ऊपर बाहर से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को, ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स को एक ही दफ़ा डिस्कस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए हम एक अलग सिस्टम पे पहले अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जो है वो अप्लाई करवाएंगे। इससे क्या हमें पता चलेगा कि हम कंसीडर कर रहे हैं दो मैसेस M1 एंड M2 जो कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। इट मीन्स उनकी सर्टेन वेलोसिटी थी, और सर्टेन वेलोसिटी होने का क्या मतलब है कि उनके पास मैस भी है, उनकी वेलोसिटी भी है, इट मीन्स उनका मोमेंटम मौजूद है,
यहाँ पे इसका ये मोमेंटम हो जाएगा, m2 m1 कर लेते हैं v1। सो यहाँ पे क्या हमें नजर आ रहा है कि इनका अपना अपना मोमेंटम भी है। क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी है, उनके पास मास है, तो इनका मोमेंटम था। अब हम अगले केस में इसको कंसीडर कर रहे हैं कि इन्होंने ये जाके इसके साथ कोलाइड कर गया, m1 एंड m2। कोलाइजन के बाद क्या हुआ, इन्होंने अगेन मूव करना शुरू कर दिया। क्योंकि कोलाइजन में यही होता है ना, दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो या तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती हैं, या ऐसा होता है कि दोनों टकरा के एक इस डायरेक्शन में और एक दूसरी डायरेक्शन में यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती हैं। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो मैसेज हैं वो कोई बहुत बड़े नहीं है, या ऐसा भी कंसीडर नहीं कर रहे कि एक मैस बहुत बड़ा है और एक छोटा है जिसकी वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं, नहीं, बल्कि हम एक इक्वल अमाउंट जो है वो ले रहे हैं दोनों मैसेज की। और जब दोनों कोलाइड किए तो कोलाइड करने के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने। सो ये वेलोसिटी जो है, क्योंकि मैस 1 की है तो m1 आ जाएगा, साथ हम डैश से कंसीडर करें कि अब ये उसकी आफ्टर कोलाइजन वेलोसिटी है। इसको हम इस तरह से करवा देते हैं, ठीक है। ये हमने जस्ट इनको रिप्रेजेंट किया। अब अगर हम इसके ऊपर देखना चाहें कि इस जो मैस है, हम तो बेसिकली ये कंसीडर करना चाह रहे हैं ना कि ये बिफोर है, बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि बिफोर कोलाइजन मैस m1 और m2 की मोमेंटम कितना था, और आफ्टर कोलाइजन इन दोनों का मोमेंटम किस तरह से चेंज हुए, इनमें क्या चेंजिंग आई है। अब अगर हम कंसीडर करें कि जो ये टकराए हैं आपस में, तो इन्होंने जो टकराने के बाद ये मूव किए हैं, बेसिकली तो इसने क्या किए, इसने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर दी। नो डाउट हमने एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं की हुई, बट ये चूंकि मूव करें और मूव करके हम फोर्स किसे कहते हैं, जो ताकत लगाई जाए, ठीक है। अब अगर इसको इससे हिट करवाया जा रहा है, इट मीन्स कि इसने इसको पुश किया, इसके ऊपर थोड़ी फोर्स लगाई है ताकि वो दूसरी साइड पे मूव करना शुरू कर दे। तो एक्सटर्नली फोर्स नहीं है, ये उसकी अपनी इंटरनल फोर्स मौजूद है जिसने इसको हिट किया और देन दोनों आगे मूव कर गए। यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ एंड लॉ जो मोमेंटम है उसका रिलेशन, एंड वो रिलेशन क्या है कि हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो है F=ma, ठीक है। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम को भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें अगर एक्सेलरेशन को देखें तो वो क्या है, vf माइनस vi ओवर t। सो यहाँ पे अगर इसको पुट कर दें तो हमारे पास mvf माइनस mvi ओवर t बन जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mv के, यानी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल। सो यहाँ से हमारे पास फोर्स क्या आ रही है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, और यही चेंज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इस वजह से हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे ताकि चेंज इन मोमेंटम निकाला जा सके बिफोर एंड आफ्टर द कोलाइजन ऑफ द बॉल्स। सो अगर हमने ये चेंज इन मोमेंटम निकालना है, f इंटू टी आ जाएगा, mvf माइनस mvi आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम इसको अपने सिस्टम पे अप्लाई करके इक्वेशंस को लिखना चाहें तो क्या बन जाएगी, t, एंड यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं ताकि स्पेस नहीं कराए। मैस 1 को ही पहले अगर हम कंसीडर कर लें तो क्या हो रहा है कि m1 v1, सॉरी ये फाइनल है इसलिए फाइनल पहले लिखेंगे, m1 v1 डैश माइनस m1 v1। और क्या हो रहा है कि अब हमने इन दोनों के ऊपर चूंकि फोर्स के इफेक्ट को देखना है, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन बन रही हैं तो हम इसको एक दूसरे से डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे f के साथ डैश लिख देंगे, ठीक है। हम जस्ट इनको डिफरेंट करना चाह रहे हैं। अगर हम m2 के लिए देखें तो क्या इक्वेशन बनेगी, f इंटू टी इक्वल्स टू m2 v2 डैश फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो ये हमारी जो है वो इस तरह से आ गई। वेलोसिटी v1 और यहाँ v2 है, सॉरी यहाँ पे मैंने ये 2 लिखना था, सो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर इन दो इक्वेशंस को ऐड किया जाए तो क्या बनेगा, f
प्लस एफ डैश क्रॉस टी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें तो m1v1 डैश माइनस m1v1, दिस सब पे वेक्टर साइन आ रहे हैं, ठीक है, प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। अब अगर यहाँ फोर्सेस पे जस्ट किया जाए गौर तो क्या हो रहा है कि चूँकि मैसेज इस तरह से थे m1 m2 जब कोलाइड किए तो पहले ये एक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ से इसने एक्शन परफॉर्म किया, दूसरी बॉडी पे सर्टेन जो है वो रिएक्शन परफॉर्म किया गया बाय द सेकेंड बॉडी, बट इट इज़ इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो फोर्स F है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्शन को, जो सेकेंड फोर्स है वो रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मीन्स जो रिएक्शन है वो नेगेटिव साइन के साथ है क्योंकि रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। सो यहाँ पे अगर ऑपोजिट इन डायरेक्शन है इट मीन्स माइनस साइन आ जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल होने का मतलब है यहाँ पे जीरो आ गया और जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग जीरो, सो ये जो पूरी टर्म है ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो, ठीक है। जीरो होने का क्या मतलब है कि यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर कोई सिस्टम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही और उसके अंदर ही जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं आपस में कोलाइड करने की वजह से, वो क्या हो रही हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। कैंसिल करने की वजह से हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो किस तरह से बन सकती है कि अब हमारे पास जस्ट क्या फैक्टर बच गए, ये दो वैल्यूज बच गई हैं। हमने क्या करना है, हमने जो ये है हमारे पास ये चीज़ शो करी है फाइनल को, यानी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, और ये चीज़ इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रही है, हमने डैश से इसको अलग किया हुआ है, ठीक है। अब हम इनिशियल देखते हैं कि इनिशियली जो है वो बॉडीज़ किस तरह से मूव कर रही थी और उनका मोमेंटम क्या था, और फिर फाइनली उनका मोमेंटम क्या हो गया उस पूरे सिस्टम का। तो इसके लिए अगर हम क्या करें कि इस एक वैल्यू को दूसरी साइड पे ले आए, ठीक है, तो क्या बनेगा माइनस m1v1 डैश माइनस m1v1 v1, ठीक है, इक्वल्स टू m2v2 डैश माइनस m2v2, ठीक है। अभी हमने जस्ट क्या किया कि एक टर्म को पूरा उठा के हम दूसरी साइड पे ले आए। अगर ये नेगेटिव साइन इसके साथ हम अंदर कर दें तो क्या बनेगा m1v1 डैश, सब पे वेक्टर है, और यहाँ क्या है एज इट इज m2v2 डैश माइनस m2v2। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इनिशियल वालों को सेपरेट करना चाह रहे हैं, फाइनल वालों को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। सो क्या होगा कि यहाँ पे ये फाइनल है और यहाँ पे ये फाइनल है, ठीक है। हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये बन जाएगी m2v2 डैश, नेगेटिव साइन है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा v1 डैश, ठीक है। यहाँ पे क्या है m1v1 जो इनिशियल था, यहाँ पे जो सेकंड वाले मैथ का है इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा v2 दिस। सो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया है जो कि ये बता रहा है कि ये है इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम का क्या मतलब है कि बिफोर कोलिजन ये पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है। सो ये है बिफोर कोलिजन एंड ये है आफ्टर कोलिजन। सो जब ये कोलाइड कर रहे हैं देन हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम, ठीक है, ये आफ्टर एंड बिफोर एंड आफ्टर, ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कि जो भी हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं लेकिन वो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है यानी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही, तो क्या होगा कि
वो जो सिस्टम है उसका मोमेंटम टोटली कंजर्व रहेगा, यानी मोमेंटम उसका चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक चीज़ जो उसके ऊपर इफेक्ट कॉज कर रही है उसके ऊपर दूसरी साइड से रिएक्शन भी कर रही है। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन जो है ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर ही जाएंगे, और कैंसिल करने की वजह से जो इनिशियल और यानी बिफोर कोलिजन मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। सो यहाँ से अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बताएं कि क्या स्टेट कर रहा है, तो वो क्या होगी हमारे पास कि दैट टोटल मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ये जस्ट हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। सो यहाँ से एमसीक्यूज हमारे बनेंगे, अभी हम उनको भी डिस्कस करते हैं। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ये वर्ड। क्यों? क्योंकि अगर हम फोर्सेस को कंसीडर करना शुरू कर देंगे तो कभी भी हमारे पास ये फॉर्म नहीं आएगी कि आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहा। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट से तो हमें कोई पता नहीं ना चल रहा कि कौन से सिस्टम के लिए हम ये अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ स्टेटमेंट ये होती है, ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए कौन सा सिस्टम रिक्वायर है, तो वो हमारे पास इसके पूरी स्टेटमेंट से पता चलता है कि इसके लिए आइसोलेटेड सिस्टम रिक्वायर है जिसके अंदर जो फोर्सेस है एक्सटर्नल फोर्सेस वो एक्ट ना कर सकें। ठीक है, उस वजह से ही हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर जो है वो सेम रहेगा। एक एमसीक्यूज यहाँ से बनता है, एक यहाँ से बनता है। ठीक है, कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहता है, तो वो कंजर्व रहता है। ठीक है, यानी उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये पूरा किसके इक्वल आ रहा है? जीरो के। तो जीरो क्या चीज़ शो कर रही है कि इसका मोमेंटम कंजर्व हो चुका है, और यहाँ से भी स्टेटमेंट से भी पता चल रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, बट जस्ट फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम।